हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एमटीसी क्लासेस में। आज कक्षा 7 का विज्ञान विषय का हम ऑब्जेक्टिव और उसका भरने वाला क्वेश्चन और मिलान आपके पूरे किताब का लेकर के आ गया हूँ। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि कुतरने में सहायता करने वाला दांत कौन सा होता है। जो हम लोग खाते हैं उसको कुतरते हैं तो कौन सा दांत से हम लोग कुतरते हैं। जानते हो कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें कुतरने वाला दांत कौन है। तो ए ऑप्शन में है कृंतक, बी है रदनक, सी है अग्रचवर्णक और डी है चवर्णक। तो कुतरने वाला दांत कौन है बताओ। तो ए नंबर है कृंतक। 2 नंबर है लार मंड, जिसको स्टार्च भी कहते हैं, को बदलता है। तो ए माल्टोज में, बी ग्लूकोज में, सी सेलुलोज में या डी लेक्टोज में। तो दूसरा का कौन सा आंसर हो जाएगा। दूसरा का बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है। ए यकृत में, बी अग्नाशय में, सी अमाशय में या डी छोटी आंत में। तो तीसरा नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ए हो जाएगा यकृत में। ठीक है। और आइए हम लोग फिर 4 नंबर में आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। तो वसा का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है। ए अमाशय में, बी अग्नाशय में, सी बड़ी आंत में और डी छोटी आंत में। तो ये चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो ये डी हो जाएगा इसका, छोटी आंत में। ठीक है ना। आइए 5वां नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है। ए ग्रसिका में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में और डी आमाशय में। तो 5वां का आंसर कौन सा हो जाएगा। 5वां का बी हो जाएगा आपका। बड़ी आंत में जो होता है जल का अवशोषण होता है। हम लोग जो भी पानी पीते हैं वह बड़ी आंत में उसका अवशोषण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा। तो पूरे जल का तापमान कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 10 डिग्री से कम, बी है 40 डिग्री से अधिक और सी है 10 डिग्री से कम, 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होगा या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 6 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि एक ठो 0 डिग्री सी है जिसका तापमान 0 डिग्री पर है और एक ठो खूब गर्म है 40 डिग्री। तो 0 डिग्री पर ठंडा होता है, एकदम बर्फ जैसा हो जाता है और 40 डिग्री पर थोड़ा खूब गर्म हो जाएगा। और दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो क्या होगा कि 10 डिग्री से अधिक का 40 डिग्री के बीच रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। जो ज़्यादा गर्म रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसमें ठंडा डाला गया है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। ए चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, बी चालन के कारण गर्म हो जाएगा, सी कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो 7वां कौन सा होगा। 7वां का सी हो जाएगा। लकड़ी जानते हो ना कुचालक होता है, तो कुचालक होने के कारण लकड़ी पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 डिग्री ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा बताइए। ए छड़ का तापमान बढ़ जाएगा, बी पानी का ताप बढ़ जाएगा, सी दोनों का ताप बढ़ जाएगा और डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 8वां का आंसर क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जल है, उतना ही गर्म है और उतना ही जो है गर्म लोहा अगर डालोगे
तो कोई प्रभाव पड़बे नहीं करेगा, उतना ही गर्म है तो फिर। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? ए झूले में बच्चे की गति, बी है विद्युत पंखे की गति, सी है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, और डी है विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। आप लोगों को इस चैनल पर बहुत अच्छा तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप लोग घर पर जा कर के और पूरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? ए है सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की गति, बी है सरल लोलक की गति, सी है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 10वां का क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाल का मूल मात्रक है? ए किलोमीटर प्रति मिनट, बी है मीटर प्रति मिनट, सी है मीटर प्रति सेकंड, और डी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 11 का सी आंसर सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बस 60 किलोमीटर, ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन है, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो दूरी निकालना है तो हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होता है। तो चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर और समय मिनट में दिया हुआ है 45। तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ता है। 60 से 60 कट गया तो आ गया हमको कितना? 45 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी में है 45 किलोमीटर, तो उस पर चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 नंबर कह रहा है ये वाला कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ए है चाल बराबर दूरी बटा समय, बी है औसत चाल बराबर 1/दूरी गुणे समय, बी सी नंबर में है औसत चाल बराबर दूरी समय बटा दूरी, और डी है औसत चाल बराबर दूरी गुणे समय। तो सही आंसर होगा इसका ए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर कि हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ए है विषमपोषी, बी है परजीवी, और सी है मृतपजीवी, और डी है स्वपोषी। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको कहेंगे हम लोग स्वपोषी। ठीक है, और 15 नंबर कह रहा है कि अमर बेल उदाहरण है? ए स्वपोषी का, बी विषमपोषी, सी परजीवी, और डी मृतजीवी। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 15 का सी आंसर हो जाएगा, परजीवी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का रसोई घर कहाँ पौधा खाना बनाता है? ए तना में, बी जड़, सी पत्ती, या डी फूल। तो 16 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 16 का सी सही हो जाएगा, पत्ती से खाना बनाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीट भक्षी पौधा है? ए गुलाब, बी मटर, सी घटपर्णी, और डी अमरबेल। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो 17 का सी हो जाएगा, घटपर्णी। ठीक है, और 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है? ए पवन की दिशा जानने के लिए, बी पवन की गति जानने के लिए, सी वायु दाब जानने के लिए, डी पवन ताप जानने के लिए। तो पवन दिशा सूचक का उपयोग क्या चीज़ के लिए करते हैं हम लोग? तो पवन की दिशा जानने के लिए करते हैं हम लोग। ए नंबर सही होगा। आंधी आने पर क्या करना चाहिए? बाहर घूमना चाहिए, कि कोनो पेड़ के नीचे जाकर बढ़ जाना चाहिए, कि छत पर चढ़ के दौड़ भाग करना चाहिए, या किसी घर के अंदर छुपना चाहिए? तो आप समझ गए होंगे कि आंसर कौन होगा। डी इसका आंसर सही होगा, किसी छत घर के अंदर छुपना चाहिए। ठीक है, तभी सुरक्षित रहिएगा, न तो आंधी पानी आएगा तो चल जाइएगा घूमने। पवन वेग मापी मापता है? ए पवन ताप, बी है वायु दाब, सी है पवन वेग, और डी पवन दिशा।
तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, पवन वेग। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है। मौसम जब बदलता है तो उसमें किसका प्रभाव नहीं होता है। तो ए पवन, बी तापमान और सी आर्द्रता। तो मौसम के घटक पहाड़ नहीं है, ठीक है ना। 21 का डी सही आंसर हो जाएगा। आइए 22 नंबर करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु, ए ध्रुवीय भालू, बी पेंगुइन, सी रेंडियर और डी कस्तूरी मृग। ये कौन सा हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, कस्तूरी मृग। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु है। 23 नंबर में हम लोग आ जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन सा इसमें, तो ध्रुवीय क्षेत्र में टकून पक्षी, हाथी, सी है लाइन टेल्ड लंगूर या कस्तूरी मृग। तो इसमें भी आपका कस्तूरी मृग ही होगा, 23 का डी। ठीक है, 24 नंबर में आते हैं हम लोग। 24 में वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है, वे कहाँ पाए जाते हैं। ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, बी रेगिस्तान में, सी ध्रुवीय क्षेत्र में या डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सी हो जाएगा सही। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपशिष्ट जल है, ए पीने योग्य, बी स्नान योग्य और सी भोजन बनाने योग्य। तो अपशिष्ट जो जल है कौन सा होगा इसमें से बताइए। पीने योग्य है, स्नान योग्य है या दूषित जल है या भोजन बनाने योग्य है। अपशिष्ट मतलब होता है कि दूषित जल, और दूषित जल से न हम लोग पिएंगे, न स्नान करेंगे, न भोजन बनाएंगे। ये सब काम करेंगे तो बीमारी ना हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ए 22 जनवरी को, बी 22 फरवरी को, सी 22 मार्च को या डी 22 अप्रैल को। तो आपकी किताब में दिया हुआ है कि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग। 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर के कह रहा है कि दूषित जल से होने वाली बीमारी है, दूषित जल से कौन सा बीमारी नहीं होता है। तो दूषित जल जब रहेगा तो आपको पेचिश हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, ये कैंसर जो है नहीं होगा। ठीक है ना, तो कह रहा है कि दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है कौन, तो यही कैंसर। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। पीलिया रोग का कारण है, ए दूषित जल का व्यवहार, बी गंदे कपड़े पहनना, सी गरिष्ठ भोजन करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का कौन सा होगा, 28 का ए हो जाएगा सही। ठीक है, आइए 29 नंबर में आते हैं। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, ए स्वच्छ, बी दूषित, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का कौन सा होगा, 29 का बी हो जाएगा, दूषित। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लगाते हैं, जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो सब लोग जानता है कि हम लोग ऊन का बिना हुआ वस्त्र पहनते हैं। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं, एक और है सूती वस्त्र, बी रेशमी वस्त्र, सी में है ऊनी वस्त्र और डी में है नायलॉन वस्त्र। तो ऊनी वस्त्र में मार देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ए सूती और ऊनी, बी ऊनी और रेशमी, सी है रेशमी और सूती और डी है नायलॉन और सूती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी, ऊनी और रेशमी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 32। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आइए 32 नंबर में आते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है। ए फ्लोरिकल्चर, बी सिल्वीकल्चर या सी एपीकल्चर और डी सेरीकल्चर। तो सब के अंत में इसका नाम लिखा हुआ है कि किसको क्या कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर में पुष्प कृषि, एपीकल्चर में मधुमक्खी कृषि पालन। ठीक है, सेरीकल्चर में लिखा हुआ है रेशम कीट पालन। तो यही ना पूछ रहा है, रेशम कीट पालन। तो ये सही हो जाएगा, डी वाला सेरीकल्चर कहा जाता है। 33 का कह रहा है कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, दोमट मिट्टी में, बी चिकनी मिट्टी में, सी बलुई मिट्टी में या डी
कोई नहीं। तो 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 33 का बी सही हो जाएगा आपका। चिकनी मिट्टी में ज़्यादा जल लगता है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान कौन सा मिट्टी में खूब होता है? ए बलुई मिट्टी में, बी केवल दोमट मिट्टी में, सी चिकनी मिट्टी में, या डी केवल चिकनी मिट्टी। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 34 का बताइए। तो 34 का सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी एवं दोमट मिट्टी उसमें होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग 35 नंबर में आते हैं। किसी प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है? किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है? ए चिकनी मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी चिकनी एवं दोमट दोनों। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 35 का सी हो जाएगा, बलुई मिट्टी। 36 कह रहा है कि अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ए बाहर की ओर गति करती है, बी नीचे की ओर गति करती है, सी ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, डी गति बिल्कुल नहीं करती है। तो 36 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ठीक है, जब अंदर सांस हम लोग लेते हैं ना तो ऊपर में खींचते हैं और बाहर की ओर गति करती है। वैसे ही जब सांस छोड़ते हैं उच्च श्वसन के समय पसलियाँ कैसी होती है? तो ए नीचे और अंदर की ओर गति करती है, बी नीचे की ओर गति करती है, सी ऊपर की ओर गति करती है, या डी बाहर की ओर गति करती है। तो छोड़ने के समय किस प्रकार का गति करती है? तो 37 का ए हो जाएगा। उसमें ऊपर और बाहर की ओर था, इसमें नीचे और अंदर की ओर गति करती है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन खड़ा है। मछली में श्वसन के लिए अंग है? ए फेफड़ा, बी त्वचा, सी श्वास रंध्र, डी गलफड़ा। तो मछली क्या चीज़ से सांस लेता है? गलफड़ा से। 39 का श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के सांस हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद जब हम लोग छोड़ते हैं तो कौन सा गैस जो है हम लोग के मुंह द्वारा निकलता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और खींचते हैं तो ऑक्सीजन। 40 नंबर का रहा है कि पौधे के जनन अंग हैं तना, जड़, फूल या पत्ती। तो फूल है इसका जनन अंग। 41 का रहा है कि पराग कण के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है? ए निषेचन, बी परागकण, सी जनन और डी फल का बनना। तो इसमें से 41 का कौन सा हो जाएगा? 41 का बी सही हो जाएगा, परागकण। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर कि परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है? ए फल में, बी बीज में, सी पुंकेसर में या डी जड़ में। तो 42 का कौन सा होगा? 42 का बी सही हो जाएगा, बीज में। 43 नंबर का रहा है कि नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? ए परागन, बी निषेचन, सी जनन या डी बीज निर्माण। तो इस चारों में से कौन सा हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा, निषेचन। 43 का बी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आइए देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त वह द्रव है जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है? ए रक्त वाहिनियों में, बी कोशिकाओं में, सी ऊतकों में और डी कोई नहीं। तो 44 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 44 का ए आंसर हो जाएगा, रक्त वाहिनियों में। ठीक है, और 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? मतलब कि खून जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी लाल रंग के कारण या डी हीमोग्लोबिन के कारण। तो डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी सीबीजेड और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डब्ल्यूबीसी। ठीक है,
46 नंबर का बी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से रक्त का थक्का किसके कारण बनता है बताइए? 47 का सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है। और 48 नंबर का है कि विराम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। एक वयस्क आदमी जब आराम करता है तो उसका नाड़ी जो है प्रति मिनट कितना चलता है? ए 27 बार, बी 72 बार, सी 82 और डी 92। तो 72 आंसर सही हो जाएगा, 72 बार चलता है। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब भरने वाला आ गया है तो भरिएगा आराम से। भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। माने भूमि के नीचे से जब हम लोग जल प्राप्त करते हैं तो क्या क्या चीज़ द्वारा करते हैं? तो कुआं द्वारा, कुओं इसमें भर देंगे और उसके बाद हैंड पंप लिख देंगे इसमें, हैंड पंप। ठीक है, हैंड पंप द्वारा खींचते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन करें कि जल की 3 अवस्थाएं क्या क्या होती है? जल की 3 अवस्थाएं तो जन्मे करते हैं आप लोग कि इसमें लिख देंगे हम लोग ठोस, इसमें द्रव, इसमें गैस। लिखा जाएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर में आते हैं। भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? जल भर। इसमें हम लोग लिख देंगे जल भर। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन से हमें डैश और डैश का लाभ होता है। वन से हमें क्या लाभ होता है बताइए? तो वन से हमको लकड़ी मिलती है, इसमें लकड़ी लिख देंगे। ठीक है। और इसमें लिख देंगे कि शुद्ध वायु। इसमें क्या लिखेंगे? शुद्ध वायु। ठीक है। तो 2 जगह भरना है तो इसमें भर देंगे लकड़ी। ठीक है, इसमें लकड़ी, इसमें शुद्ध वायु। 53 नंबर में आते हैं। वन में छायावान पत्तियां और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं। तो 53 को पोषक तत्वों से भर देंगे पोषक तत्वों को समृद्ध करते हैं। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है। जो भी मृत पेड़ का पौधा, पेड़ का पत्ता जो गिर जाता है, सड़ गल जाता है, तो उसमें सूक्ष्म जीव लग जाता है। ठीक है। तो क्या बनाता है? यही तो कह रहा है क्या बनाता है? तो ह्यूमस बनाता है, ह्यूमस। ठीक है, इसमें भर देंगे ह्यूमस। अगला क्वेश्चन आते हैं 55 नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बताइए? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गया? तो 55 का यकृत हो जाएगा। इसमें हम लोग भर देंगे यकृत। ठीक है। आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद 56 नंबर से लेकर 108 नंबर तक देखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और नया वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा और नया नया वीडियो आपके सभी सब्जेक्ट का उसमें दिया जाएगा, तो नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाएगा। ठीक है। तो इतना देर तक वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।